150 मुंतखब असातिज़ा हिस्सा ले रहे हैं। रोजाना 30 असातिज़ा के जरिए कहानी सुनाने के मुकाबले में हिस्सा लिया जा रहा है। आज की प्रतियोगिता जो है शिक्षण में जो है एक विधा का इस्तेमाल होता है, कहानी की विधा। तो कहानी की विधा से शिक्षण करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए SCERT विगत 4 वर्षों से कहानी सुनाने की प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष जो कहानी सुनाने की प्रतियोगिता है उसकी जो है थीम जो है हम लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर रखा हुआ था, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी ही 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। 1857 से लेकर 1947 के स्वाधीनता आंदोलन के मध्य जो प्रेरक घटनाएं घटित हुई थी उनसे संबंधित कहानियों का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। शिक्षकों द्वारा यहाँ पे स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या जो भी घटनाएं उस कालखंड में घटित हुई थी उनसे संबंधित कहानियाँ यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही हैं और TLM वगैरह भी शिक्षकों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पूरे प्रदेश से 150 शिक्षक इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रतिदिन 30 शिक्षक यहाँ पे आते हैं। 5 मिनट के अंदर उन्हें अपनी कहानी सुनाने की कला का प्रदर्शन करना होता है। ये मैंने दूसरी बार पार्टिसिपेट किया था, लास्ट ईयर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और मेरा सिलेक्शन हुआ था। बात पार्टिसिपेशन की है, केवल यहाँ पे प्रथम आए, द्वितीय आए या कोई पुरस्कार भी ना मिलता हो तो भी कोई बात नहीं है। इससे निरंतर हमारी जो पढ़ाने की विधा है, हम कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, उनको कितना समझ में आ रहा है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मेरे ख्याल से ये जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं होती हैं उनका एक ही लक्ष्य है कि हमारा निरंतर विकास होता रहे। हापुड़ जिले में आफात की सूरत हाल में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए NDRF की टीम ने कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में मौजूद अफसरान के दरमियान कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर अफसरान और मुलाजमीन के दरमियान ज़लज़ला जैसी आफत के साथ ही कोरोना की वबा और गहरे पानी में डूबने की सूरत में खुद को महफूज रखने के लिए जहां मालूमात फराहम की गईं, वहीं अफसरान को ऐसे हालात में ज़रूरी सभी आलात का डेमो भी दिखाया गया। NDRF के डिप्टी इंस्पेक्टर शब्बीर अहमद ने बताया कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम मुसलसल 15 दिन तक चलेगा और इस दरमियान लोगों के बीच जाकर उन्हें आफात की सूरत हाल में खुद के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में डेमो के जरिए बेदार किया जाएगा। वहीं किसी दूसरे की आफत में फंस जाने की सूरत में उसकी मदद करने वाले सभी इक़दाम के सिलसिले में भी डेमो देकर लोगों को बेदारी पैदा की जाएगी। सर, जैसे हमने अभी आज यहाँ पर बताया कि भूकंप कैसे आते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से भूकंप आते हैं, हमने उनसे निपटने के लिए बेसिक चीज़ें आज इस अपने प्रोग्राम के दौरान बताई और यही बेसिक चीज़ें हम ब्लॉक और तहसील में जाकर गांव-गांव जाकर लोगों को बताएंगे। ये वीक हमारा ये प्रोग्राम हमारा 2 वीक तक चलेगा और जैसा कि आज यहाँ पर लगभग सारे ही अपने अधिकारीगण मौजूद थे और मैं इनसे यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये चीज़ें बताई कि हमारे पास ये इक्विपमेंट है और उनके बीच में भी ये बताया गया कि ये इक्विपमेंट को भी आपको खरीदने की ज़रूरत है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सैलाब कंट्रोल से मुतालिक 146 मंसूबों का किया इफ्तिताह, 170 प्रोजेक्ट्स का रखा सिंगी बुनियाद। वज़ीर आला ने कहा सैलाब से बचाव के लिए रियासती हुकूमत ने पहली बार रियासत की तारीख में किए हैं नए तजुर्बात। चौरा चौरी साहनी की 100 बरस मुकम्मल, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चौरा चौरी साहनी की 7 साला तक़रीब का कल करेंगे इफ्तिताह। पार्लियामेंट के बजट इजलास के चौथे दिन आज राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब को लेकर शुक्रिया की तजवीज़ पर हुई बहस। शुक्रिया की तजवीज़ के दौरान किसानों के मामले पर ही बहस कराने पर हुआ इत्तेफाक राय। और एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया बेंगलुरु में आज से हुआ शुरू। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सहरोज़ा इनेकाद का किया इफ्तिताह। भारत ने तकनीक के मामले में अपनी ताकत का किया मुजाहिरा। तो आज के लिए खबरों में इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।
नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ आपके गद्य खंड के प्रथम अध्याय कविकुल गुरु कालिदासा के 3 भाग का अध्ययन किया है। आज हम लोग इसके चतुर्थ और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम थोड़ा सा दोहरा लेंगे कि हमने पिछली कक्षा में किन बातों का अध्ययन किया है और आज की कक्षा में हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। पहले पिछले गद्यांश की पुनरावृत्ति, उसके बाद गद्यांश संख्या 8 खा से गद्यांश 10 अर्थात पाठ की समाप्ति तक का वाचन और हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। गद्यांशों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एक बार फिर से कविकुल गुरु कालिदासा पाठ संक्षेप में दोहराएंगे और फिर आपके लिए अभ्यास कार्य। पिछली कक्षा में बच्चों, हम लोगों ने गद्यांशों के अनुवाद के माध्यम से पढ़ा कि कालिदास जी ने अपनी रचनाओं में भारतीय जीवन पद्धति के उच्च आदर्शों का किस प्रकार से समावेश किया है। प्रारंभ से ही हम इस अध्याय में पढ़ते आ रहे हैं कि महाकवि के रचनाओं में प्रकृति वर्णन बहुत ही मनोरम है और बहुत ही सजीव है, जिसके कुछ उदाहरण पिछली कक्षा में हम लोगों ने गद्यांशों के अनुवाद के माध्यम से पढ़ा। जैसे कि एक प्रसंग उसमें बताया गया कि शकुंतला की विदाई के समय आश्रम के पशु पक्षी और पौधे किस प्रकार उसके प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करते हैं। मेघदूतम में कवि ने मेघ को मानवों के समान ही स्थान दिया है। उन्होंने अपनी रचना में मेघ को एक संवेदनशील प्राणी के रूप में चित्रित किया है। इसके अतिरिक्त आपने गद्यांश में काव्य सौंदर्य के तत्वों पर भी चर्चा की कि महाकवि ने अपनी रचनाओं में रस, अलंकार, रीति, शैली आदि का किस प्रकार से प्रयोग किया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपके इस अध्याय में कुल 10 गद्यांश हैं, जिनमें से आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में 8 का तक के गद्यांश का हिंदी में अनुवाद पढ़ लिया है। आज आपके सामने है गद्यांश 8वें का खा, या इसका 8वें गद्यांश का दूसरा भाग है। प्रथम गद्यांश गद्यांश के प्रथम अंश का अध्ययन आपने पिछली कक्षा में कर लिया है। पुनः उसी प्रक्रिया से प्रारंभ करेंगे। पहले मैं इसका वाचन करूंगी, फिर गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे, जो कि हमें गद्यांश का अनुवाद में को समझने में सहायता प्रदान करेगा। सममेव भारतीय संस्कृत्यनुमतानां धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यमस्ति। आश्रम वासिनीं शकुन्तलां निर्वर्ण्य मनसि काम प्ररोहं नुभूय दुष्यन्तः तावत् शान्तिं न लभते यावत् तां क्षत्रिय परिग्रह क्षमा विश्वामित्रस्य दुहितेयम् इति न वैति। कण्वस्यानुज्ञां विना गन्धर्व विधिना कृतः विवाहः उभावपि तावत् प्रताडयति यावत् एकतः शकुन्तला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलशुं न क्षालयति। अपरतः दुष्यन्तः अंगुलीयलाभेन लब्ध स्मृतिः सन् भृशं पीड्यमानः प्रायश्चित्ताग्नौ आत्मशुद्धिं न कुरुते। तदन्तरमेव तयोः दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषं भवति, पुत्रोपलब्धो च परिणमते। अब इस गद्यांश में आए हुए इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पहला शब्द आपका है काम प्ररोहम नुभूय। काम प्ररोहम अनुभूय, जिसका अर्थ हुआ काम भाव की उत्पत्ति का अनुभव करके या प्रेम का अनुभव करके। क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम, क्षत्रिय के द्वारा परिग्रहण करने योग्य या विवाह करने योग्य। दुहितेयम इति, दुहिता कहते हैं बच्चों पुत्री को। दुहिता है यह ऐसा। कण्वस्यानुज्ञाम,
कर्ण के, महर्षि कर्ण की अनुमति के। अवज्ञा जनितम, अवज्ञा अर्थात अपमान, जनितम अपमान से उत्पन्न। लब्ध स्मृति ही, स्मृति को पाकर। भृशम, भृशम का अर्थ होता है अधिक। प्रायश्चित्ताग्नो, प्रायश्चित रूपी अग्नि में। पुनः गद्यांश की ओर चलेंगे और गद्यांश का हिंदी में अनुवाद देखेंगे। सममेव, साथ ही। पहला शब्द आपका प्रारंभ हो रहा है गद्यांश का साथ ही से। साथ ही का अर्थ है बच्चों, जैसा कि पहले भी बताया कि यह आपके 8वें गद्यांश का द्वितीय खंड है। तो आपने 8वें गद्यांश में के प्रथम खंड में महाकवि कालिदास की रचनाओं में प्रयुक्त काव्य सौंदर्य के तत्वों को पढ़ा। तो कहने का अर्थ ये है कि काव्य सौंदर्य के तत्वों का किस प्रकार से कवि ने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है, उसी के साथ साथ ही भारतीय संस्कृत्यनुमता नाम, भारतीय संस्कृति के मतानुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप मानव मूल्यों का प्रकाशनम, प्रकाशन। कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनीम, आश्रम में निवास करने वाली या आश्रम में रहने वाली। शकुंतलाम निर्वर्ण्य, निर्वर्ण्य का अर्थ होता है बच्चों देखकर, शकुंतला को देखकर। मनसी, मन में। काम प्ररोहम नुभूय, काम भावना की अनुभूति करके या काम भावना अर्थात प्रेम भावना का अनुभव करके। दुष्यंतः तावत शांतिम ना लभते, दुष्यंत को तब तक शांति प्राप्त नहीं होती है, ना लभते प्राप्त नहीं होती है। यावत्ताम, जब तक। क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, जब तक क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य। विश्वामित्रस्य दुहितेयम इति, विश्वामित्र की यह पुत्री है ऐसा न वैति, नहीं जान लेते हैं। कण्वस्यानुज्ञाम विना, महर्षि कण्व की आज्ञा के बिना। गंधर्व विधिना कृतः विवाह, गंधर्व विधि से किया गया विवाह। उभावपि अर्थात दोनों को, दोनों किसको कह रहे हैं यहाँ पर, शकुंतला और दुष्यंत को। तावत प्रताड़यति, तब तक प्रताड़ित करता है या कष्ट देता है। यावद एकतः, जब तक एक ओर। शकुंतला मारीचाश्रमे, शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में। तपश्चरणेन, तपस्या के आचरण से। अवज्ञा जनितुम, अपमान से उत्पन्न। कलुषम ना छालयति, कलुषम अर्थात पाप को नहीं धो लेती है। छालयति का अर्थ होता है बच्चों धोना। अपरतः, और दूसरी ओर। दुष्यंतः अंगुलीय लाभेन, दुष्यंत अंगुलीय अर्थात अंगूठी, अंगूठी के मिलने से। लब्ध स्मृति, स्मृति को पा करके। भृशम पीड्यमानः, भृशम अर्थात अधिक, पीड़ित होते हुए या कष्ट को सहते हुए। प्रायश्चित्ताग्नौ, प्रायश्चित रूपी अग्नि में। आत्मशुद्धिम ना कुरुते, प्रायश्चित रूपी अग्नि में जलकर आत्मशुद्धि नहीं कर लेते हैं। तदंतर मेव, और उसके बाद ही। तयोः, उन दोनों का। दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति, दाम्पत्य प्रेम निष्कलंक होता है। पुत्रोपलब्धौ च परिणमते, और पुत्र की उपलब्धि में प्रतिफलित होता है। आपने देखा बच्चों कि इस आपके इस गद्यांश में भी महाकवि के ने अपनी रचनाओं में किस प्रकार से मानव जीवन के मूल्यों की स्थापना की है, इसके विषय में इस गद्यांश में आपको बताया गया है। जैसे कि द्वितीय पंक्ति में लेखक कह रहे हैं कवि के विषय में कि दुष्यंत ने
आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखा, अपने मन में प्रेम की अनुभूति करके, किंतु वह यह अवश्य जानने का प्रयत्न करते हैं कि क्या यह क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य है। इसी के क्रम में हम आगे देखते हैं तो आप सभी बच्चों ने दुष्यंत और शकुंतला की कथा अवश्य ही पढ़ी होगी, जिसमें कि यह वर्णन है कि शकुंतला को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है, जिस श्राप के प्रभाव से उसकी अंगूठी खो जाती है और राजा दुष्यंत उसे भूल जाते हैं। किंतु बाद में कथा के अंत में वह अंगूठी मिलती है और राजा दुष्यंत अपनी स्मृति को पुनः प्राप्त करते हैं और प्रायश्चित के बाद ही उन दोनों का दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ता है। इस तरह से महाकवि के काव्यों में भारतीय जनजीवन के उच्च आदर्शों और मानव मूल्यों की भी स्थापना की गई है। यह आपको इस गद्यांश में बताया गया है। आगे चलते हैं बच्चों, आपका गद्यांश संख्या 9। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्योदात्ता दर्शानां सम्यग् दिग्दर्शनं भवेत्। रघुकुलजाः राजानः प्रजाक्षेमाय बलिमा हरन् मितसंयत भाषिणस्ते सदा सत्यनिष्ठाः आसन् यशस्कामस्ते तदर्थं प्राणानपि त्यक्तुं सदैवोद्यता अभवन्। केवलं सन्तत्यर्थे ते गृहमेधिनो बभूवुः। शैशवे विद्यार्जनं यौवने रञ्जनं वार्धक्ये मुक्त्यर्थं मुनिवदाचरणं तेषां व्रतमासीत्। बालवृद्धवनितादीनां यदाचरणं कालिदास काव्ये निरूपितं तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपम मेव। गद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं बच्चों। उदात्तादर्शानाम अर्थात उदात्त आदर्शों का या श्रेष्ठ आदर्शों का। क्षेमाय, क्षेमाय कहते हैं कल्याण के लिए या भलाई के लिए। बलिम कहते हैं बच्चों कर को, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में टैक्स भी कहते हैं। मित संयत भाषिणस्ते, सीमित और संयम पूर्ण वचन बोलने वाले। यशस कामस्ते, यश की कामना करने वाले या यश चाहने वाले। ते अर्थात वे। संतत्यर्थे, संतानोत्पत्ति के लिए। गृह मेधिनः, गृहस्थ धर्म वाले। मुनिवदा चरणम, यह शब्द आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। मुनिवत धन आचरणम अर्थात मुनियों के समान आचरण। गद्यांश का हिंदी में अनुवाद देखते हैं बच्चों। रघुवंशे अर्थात रघुवंशम में या रघुवंशम महाकाव्य में कालिदास ने रघुवंशिनाम चित्रणम तथा करोति, रघुवंशियों का चित्रण उस प्रकार किया है जिससे कि करोति यथा, जिससे भारतीय जनजीवनस्योदात्ता दर्शानाम, भारतीय जनजीवन के उच्च आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शनम भवेत, अच्छी प्रकार से वर्णन हो सके। रघुकुलजाः, रघुकुल में उत्पन्न राजा प्रजाक्षेमाय बलिमा हरन्, प्रजा की भलाई के लिए ही कर लेते थे। मित संयत भाषिणस्ते, सीमित और संयम पूर्ण वाणी बोलने वाले वे। सदा सत्यनिष्ठा आसन, सदैव सत्यनिष्ठ होते थे। यशस कामस्ते, यश की कामना करने वाले वे, उसके लिए अर्थात यश के लिए। प्राणानपि त्यक्तुम, प्राण भी त्यागने के लिए सदैव उद्यत होते थे या तैयार रहते थे। केवलम संतत्यर्थे, केवल संतानोत्पत्ति के लिए वे गृह मेधिनो बभूवुः, गृहस्थ होते थे। शैशवे विद्यार्जनम, शैशव काल में या बचपन में विद्या प्राप्ति। यौवने रंजनम, यौवन काल में रंजन अर्थात मनोरंजन या भोग। वार्धक्ये मुक्त्यर्थम, और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए। मुनिवदाचरणम, मुनियों के समान आचरण। तेषां व्रतम आसीत, उनका व्रत था।
बाल वृद्ध वनितादीनां यदाचरणम। बाल अर्थात बच्चों, वृद्ध और वनिता अर्थात स्त्रियों का जैसा आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित है या वर्णित है, तत्सर्वथा वह सभी प्रकार से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। इस गद्यांश में भी बच्चों, गद्यांश में रघुवंशम के माध्यम से, जो रघुवंशम महाकाव्य महाकवि कालिदास की रचना है, जिसमें रघुवंशी राजाओं के विषय में बताया गया है, इन राजाओं के व्यवहार के, इनके आचरण के माध्यम से भी महाकवि ने भारतीय संस्कृति के गौरव की स्थापना ही की है। और इस गद्यांश का हम हिंदी में अनुवाद देखेंगे। आहिमवतः सिंधु वेलाम, हिमालय से लेकर समुद्र तट तक, यावत विकीर्णाः भारत गौरव गाथाः, भारत के गौरव की जितनी भी गाथाएं विकीर्णाः अर्थात फैली हुई हैं, कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धाः, कालिदास ने अपनी कृतियों में उन्हें निबद्ध किया है या सम्मिलित किया है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे चा, रघुवंशम मेघदूतम और कुमार संभवम में भारत देशस्य, भारत देश के, विविध भूभागा नाम, विविध भूभागों जैसे गिरि काननादि नाम, गिरि का अर्थ है पर्वत, कानन कहते हैं वन अर्थात जंगलों को, पर्वत और जंगलों आदि का यादृक् स्वाभाविकम मनोहारी चा चित्रणम लभ्यते, जैसा स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण प्राप्त होता है, स्वचक्षुषा अनवलोक्य, अपनी चक्षु अर्थात आँखों से देखे बिना, तद संभवम अस्ति, वह असंभव है, तथा विधम तस्य देश प्रेम, इस प्रकार का उनका देश प्रेम, तस्य काव्योत्कर्षम, उनके काव्य की उन्नति में को समुद्रढ़यति और अधिक मजबूत करता है या दृढ़ करता है। संतु तत्रानल्पा संस्कृत कवयः, बहुत से संस्कृत के कवि हैं। अल्प का अर्थ होता है बच्चों कम अर्थात थोड़ा, अनल्पा अर्थात अधिक, यानी कि बहुत से संस्कृत के कवि हैं, किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति, किंतु किसी की भी कालिदास के साथ समानता नहीं है। साधुक्तम केनचित कालिदासानुरागिणा, कालिदास के किसी अनुरागी अथवा प्रेमी ने साधुक्तम उचित ही कहा है। पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः, पुरा अर्थात पहले या प्राचीन काल में, कवीनाम गणना प्रसंगे कवियों के गणना के प्रसंग में या समय, कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः, कालिदास को कहाँ रखा गया? कनिष्ठिका पर। बच्चों आपके हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है इसको कनिष्ठिका कहते हैं। जब भी हम गणना प्रारंभ करते हैं तो कैसे करते हैं? 1 2 3 4 इस प्रकार से ना। इसी अर्थ में कह रहे हैं कि जब प्राचीन काल में कवियों की गणना की गई तो कालिदास को कनिष्ठिका पर रखा गया। अद्यापि आज भी तत्तुल्य कवेर भावाद, आज भी उनके समान कवियों का अभाव होने के कारण अनामिका सार्थवती बभूव, अनामिका का नाम सार्थक होता है। कहने का अर्थ यह है बच्चों, यह भी एक कवि के मनोभाव ही हैं कि वह ऐसा यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि प्राचीन काल में जब कवियों की गणना की गई तो कालिदास को कहाँ रखा गया? कनिष्ठिका पर, किंतु उनके समान आज तक कोई अन्य कवि नहीं हुआ, जिसके कारण से कनिष्ठिका के पास वाली उंगली जिसको हम अनामिका कहते हैं, कवि कहता है कि इस उंगली का नाम सार्थक होता है कि इसका नाम अनामिका है। इस गद्यांश के भी माध्यम से बच्चों आप लोगों ने महाकवि कालिदास की रचनाओं में फैले हुए प्रकृति वर्णन, उनके देश प्रेम और भारतीय जनजीवन के
तमाम फैले हुए मानव मूल्यों का समावेश किस प्रकार से उनकी रचनाओं में है, यह आपको इस गद्यांश के माध्यम से बताया गया। इस गद्यांश के साथ ही बच्चों आज का पाठ आपका समाप्त होता है। इस कविकुल गुरु कालिदास अध्याय में आपके 10 गद्यांश हैं, जिन सभी का आपने हिंदी में अनुवाद पढ़ा। एक बार फिर से संक्षेप में दोहराते हैं संपूर्ण पाठ को। जैसा कि आप सबको पता है कि कालिदास जी के जन्म स्थान एवं उनके जन्म समय के विषय में अनेक मतभेद हैं, किंतु विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाला वो इस प्रकार है। कालिदास जी का जन्म समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। उनका जन्म स्थान उज्जैनी है। महाकवि का जन्म ब्राह्मण कुल में माना जाता है और वे शिव के भक्त थे, किंतु भगवान राम के प्रति भी उनका अनुराग था। महाकवि की रचनाएं बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अब तक तो अवश्य कंठस्थ हो गए होंगे कि महाकवि की प्रमुखतः 7 रचनाएं हैं, जिनमें 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक हैं। रचनाओं में काव्य सौंदर्य के तत्वों का प्रयोग किस प्रकार हुआ है, यह भी आप लोगों ने गद्यांशों के माध्यम से पढ़ा। महाकवि वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस के उपयोग में इनकी सिद्ध हस्तता है। महाकवि कालिदास की रचनाओं में उपमा अलंकार का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही प्रकृति का अत्यंत ही मनोहारी और सजीव वर्णन महाकवि की रचनाओं में किया गया है। महाकवि ने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों का भी समावेश किया है। रघुवंशम नामक महाकाव्य में रघुवंशी राजाओं के चरित्र के माध्यम से उन्होंने एक प्रजा की भलाई करने वाले राजा के गुणों का भी परिचय दिया है। अपने देश की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन महाकवि ने अपनी रचनाओं में किया है, जैसे कि नदियों, पर्वतों, जंगलों आदि का उनकी रचनाओं में अनेकों स्थान पर बहुत ही सुंदर प्रसंग मिलता है। महाकवि की रचनाओं में देश प्रेम की भावना का भी समावेश हमको दिखाई देता है। इस प्रकार से बच्चों, आपने इस पाठ को पूर्ण किया और इसको दोहराया भी। अब आपके लिए अभ्यास कार्य। पाठ के प्रथम भाग से लेकर चतुर्थ भाग में आपने जितना भी पढ़ा, सारांश और गद्यांशों के अनुवाद, उनके माध्यम से आप अपने शब्दों में इस पाठ का सारांश लिखेंगे और गद्यांश संख्या 9 और गद्यांश संख्या 10 का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। मैं रणवीर सिंह यादव, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, डीएवी इंटर कॉलेज उरई, आज भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ाया था। आज इसी चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पार्ट 2 का पढ़ाया जाने वाला शीर्षक है लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या तथा फैराडे के नियम की उत्पत्ति। आप इसके पहले फैराडे के 2 नियम पिछले क्लास में पढ़ चुके और उनको दोबारा बताना चाहेंगे। फैराडे के पहले नियम के अनुसार यदि किसी बद्ध परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस परपथ या चालक के समूह के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात E = -ΔΦ/ΔT। ये फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम था। दूसरा नियम था जिसे हम लैंग का नियम भी कहते हैं
कि किसी कुंडली या परपथ में फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न की गई है। ये दो नियम आपने पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हमें लॉरेंज बल के आधार पर इन्हीं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की व्याख्या करनी है। हमने मान लिया कि ये हमारे पास इस तल में एक समान चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर है। इस तल में कोई फ्रेम J, K, L, M ये चालक फ्रेम है। J, K, L, M स्थित है। इस फ्रेम पर L लंबाई का एक PQ चालक तार है। ये चालक तार L लंबाई का है जो इसी फ्रेम के ऊपर रखा गया है और इस चालक तार को इस फ्रेम पर बिना घर्षण आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। यदि हम इस PQ चालक तार को इस फ्रेम पर V वेग से तल में दाईं ओर गति कराते हैं तो आपको पता है इस चालक तार में धन आवेश वाले परमाणु होंगे, ऋण आवेश वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। निश्चित है इस चालक तार PQ में उपस्थित धन व ऋण आवेशों पर चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कार्य करेगा। उस लॉरेंज बल के कारण धन आवेश पर लगने वाला बल तीसरे की ओर व ऋण आवेश पर लगने वाला बल दूसरे की ओर कार्य करेगा। लेकिन आपको बता चुके हैं कि धन आवेश वाले परमाणु किसी भी चालक में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए इस चालक तार के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल Q शरीर की ओर कार्य करेगा, जिससे कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चालक तार में P से Q शरीर की ओर गति करने लगेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये बंद परपथ उपलब्ध है P, Q, L, K, P। इस चुंबकीय बल के कारण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस बंद परपथ में प्रवाहित होने लगेंगे और जब ये इलेक्ट्रॉन इस बंद परपथ में प्रवाहित होंगे तो कंफर्म में इस बंद परपथ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा बहने लगेगी। तो निश्चित है इस चालक तार पर धारा P, K, L, Q, P मार्ग से प्रवाहित होने लगेगी। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल का मान सदैव F इक्वल टू IBL sin थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है क्योंकि चालक में प्रवाहित धारा व चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो निश्चित है इस चालक तार PQ पर चुंबकीय बल IBL के तुल्य कार्य करेगा। यदि लगने वाला बल F डैश हो तो लगने वाले चुंबकीय बल का मान F डैश इक्वल टू IBL के बराबर होगा। आप इसके पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार पढ़ चुके हैं कि इस चालक में धारा Q से P से की ओर होगी। मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर है तो निश्चित है इस PQ चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, ये बल, चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, धारा यहाँ को हो गई तो लगने वाला बल चालक पर गति की विपरीत दिशा में कार्य करेगा और इस बल की न्यूमेरिकल वैल्यू F डैश इक्वल टू IBL के बराबर होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम चालक तार को अचर वेग से गति कराना चाहते हैं तो हमें इस चालक तार पर F डैश के बराबर व विपरीत एक अतिरिक्त बल लगाना होगा। अतः चालक तार को नियत वेग से गति कराने के लिए लगाए गए अतिरिक्त बल का मान F इक्वल टू माइनस F डैश इक्वल टू माइनस IBL के तुल्य होगा। इस बल के प्रभाव में ये चालक तार गति करेगा। माना कि ये चालक तार डेल्टा T समय में डेल्टा X दूरी तय करके नई स्थिति P डैश Q डैश में पहुंच जाता है। तो PQ से नई स्थिति P डैश Q डैश तक विस्थापित होने में किए गए कार्य का मान W इक्वल टू F इंटू डेल्टा X के बराबर होगा।
तो इसकी वैल्यू का मान माइनस आई बी एल इंटू डेल्टा एक्स के बराबर हो गया। क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी, विस्थापित दूरी का मान डेल्टा एक्स है, तो यह भी निश्चित है डेल्टा एक्स का मान b इंटू डेल्टा टी के बराबर होगा। तो यहां से कार्य का मान हो गया w इक्वल टू माइनस आई बी एल इंटू बी इंटू डेल्टा टी। यदि इस समयांतराल डेल्टा टी में प्रवाहित आवेश का मान q हो तो निश्चित है q इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी के तुल्य होगा। इस यहाँ पर इसकी वैल्यू का मान q हो गया, ये हो गया w इक्वल टू माइनस q b एल बी, या w अपॉन q इक्वल टू माइनस b एल बी। इस किए गए कार्य व आवेश के अनुपात को इस चालक कार्य के सिरों के बीच विद्युत बल यानी E कहते हैं। ये चालक कार्य इस अवस्था में एक सेल की भांति व्यवहार करेगा और इस सेल के लिए विद्युत बल का मान एक अंक आवेश को प्रभावित करने में किए गए कार्य के तुल्य होता है, अर्थात E इक्वल टू माइनस बी एल बी। ये हो गया समीकरण नंबर ए। चालक तार के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत बल का मान E इक्वल टू माइनस बी एल बी के तुल्य हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखें, जब ये चालक तार PQ से डेल्टा टी समयांतराल में डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित होकर नई स्थिति या नई पोजीशन P डैश Q डैश पर पहुंचा, तो इस चालक तार के द्वारा बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो गया। क्योंकि इसके द्वारा पहले बद्ध एरिया का मान ये था और अब बद्ध एरिया का मान ये हो गया। इस एरिया वृद्धि के कारण इससे बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। इस फ्लक्स परिवर्तन का मान डेल्टा फाई इक्वल टू बी इंटू डेल्टा ए के बराबर होगा। डेल्टा ए की वैल्यू का मान अगर चालक तार की लंबाई l है, इस डिस्टेंस का मान डेल्टा x है, तो डेल्टा ए इक्वल टू क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा ए का मान l इंटू डेल्टा x के बराबर हो गया। इस वैल्यू का मान यहां रखा तो यह हो गया डेल्टा फाई इक्वल टू बी एल डेल्टा x। और चूंकि डेल्टा x की वैल्यू का मान b इंटू डेल्टा टी के तुल्य है, तो यहां से हो गया डेल्टा फाई इक्वल टू बी एल बी डेल्टा टी। तो यहां से आ गया डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू बी एल बी। ये समीकरण 2 हो गया। अगर हम समीकरण 1 व 2 को कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर कंफर्म हो गया E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यही फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम है। इस प्रकार से लॉरेंट बल के आधार पर फैराडे के नियम का सत्यापन हो गया। फैराडे के प्रथम नियम का यहाँ से सत्यापन हो गया। यहाँ पर ये ऋण चिन्ह शो करता है कि फ्लक्स परिवर्तन विद्युत बल विरोध के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात ये विरोध दर्शाता है कि प्रेरित धारा इस प्रकार होगी जो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगी। इसके आधार पर फैराडे के द्वितीय नियम यानी लैंड के नियम की भी पुष्टि हो जाती है। बच्चों, इस चैप्टर का दूसरा शीर्षक है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण का अर्थ यह है कि यदि किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है या किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली के बंद परिपथ में होने पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। मान लिया कि ये हमारे पास एक कुंडली है, इसको बंद परिपथ में एक धारा नियंत्रक बैटरी व कुंडली के द्वारा जोड़ा गया। इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। यह इस धारा नियंत्रक के द्वारा इस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, अर्थात मुख्य धारा के मान को बढ़ाया जाए, तो प्रेरित धारा मुख्य धारा में हुए परिवर्तन का विरोध करेगी, तो निश्चित रूप से प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाएगी। यदि इसी कुंडली में धारा नियंत्रक के द्वारा मुख्य धारा के मान को घटाया जाए
तो प्रेरक धारा मुख्य धारा के घटने का विरोध करेगी, जिससे कि प्रेरक धारा मुख्य धारा की दिशा में उत्पन्न हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेरक धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में भी हो सकती है, प्रेरक धारा मुख्य धारा की दिशा में भी हो सकती है। इस घटना का नाम है स्वप्रेरण। अगला है स्वप्रेरण गुणांक। हमने मान लिया कि इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का मान I है। तो अभी आपको बताया किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स का मान कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। यदि प्रवाहित धारा का मान I व कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई व इस कुंडली में कुल फेरों की संख्या n हो, तो इस कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स का मान n फाई कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात n फाई प्रोपोर्शनल I। अगर हम समानुपाती हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल की कांस्टेंट लगाएंगे तो ये हो गया n फाई इक्वल टू l I या l इक्वल टू n फाई अपॉन I। यहाँ पर l एक नियतांक है जिसे इस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो इस फार्मूले के अनुसार हम स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अगर हम इसको ऐसे कहें कि माना कि इस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करने पर इस कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान E है, तो आप पढ़ चुके हैं इसके पहले E इक्वल टू माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। अभी आपने किया कि स्वप्रेरण गुणांक का पहला फार्मूला हुआ L इक्वल टू L फाई अपॉन I। माना कि इस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो धारा परिवर्तन के कारण यदि फ्लक्स में परिवर्तन की दर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो, तो फैराडे के नियम से E इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये आप फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम में पढ़ चुके। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं माइनस डेल्टा n फाई अपॉन डेल्टा टी। चूंकि यहां से n फाई की वैल्यू का मान Li है, तो यहां से हो गया E इक्वल टू माइनस डेल्टा Li अपॉन डेल्टा टी, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। इस फॉर्मूले के अनुसार L का मान हो गया L इक्वल टू माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। ये स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का दूसरा फार्मूला हो गया। और इस फार्मूले के अनुसार अगर हम स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक को डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं किसी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर से उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल के आंतरिक मान को कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ये स्वप्रेरकत्व के दो फार्मूले हो गए, एक हो गया L इक्वल टू n फाई अपॉन I और दूसरा हो गया L इक्वल टू माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। अब बात आती है कि स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होगा। ध्यान दें, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का SI मात्रक या MPS मात्रक सदैव हेनरी होता है। तो स्वप्रेरण गुणांक का SI मात्रक हेनरी हो गया। इसको याद रखना है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी होता है। यदि हम इसका यहां इस फार्मूले से विमीय सूत्र निकालें, तो अभी आपने किया L इक्वल टू इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। ये हमने स्वप्रेरकत्व की न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली। इसके अनुसार L इक्वल टू E यहां पर इसका मात्रक होता है वोल्ट, ये हो गया इसका मात्रक वोल्ट इनटू सेकेंड बटे एम्पियर। वोल्ट होता है कार्य बटे आवेश, तो ये हो गया आपका कार्य बटे आवेश
इंटू ये हो गया सेकेंड और ये हो गया एम्पियर। अगर इसका हम अब विभव सूत्र निकालें तो यहाँ पर इस विभव सूत्र हो गया, यहाँ पर कार्य के लिए हो गया ml2t-2, सेकेंड के लिए हो गया t, आवेश के लिए हो गया at और एम्पियर के लिए हो गया a। तो इसका विभव सूत्र हो गया ml2t-2 a-2। ये हो गया स्वाप्रेरकत्व का विभव सूत्र ml2t-2 a-2। ये हुआ स्वाप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र और ये हो गया स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरण गुणांक। इस स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक के तमाम एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जितनी भी हमारी प्रतिरोधक कुंडलियां बनाई जाती हैं उन कुंडलियों के अंदर दो तारों को किसी लकड़ी के बेलन पर दोहरा लपेटा जाता है, दो तारों को एक साथ मिला करके लपेटा जाता है और दोनों में ही धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं, जिससे कि उस कुंडली में टोटल फ्लक्स का मान शून्य होता है, जिससे कि धारा परिवर्तन करने पर उसमें कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती। ये स्वप्रेरण का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अभी आपने पढ़ा स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरण गुणांक। अगला है समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। हमने मान लिया कि हमारे पास एक 8 त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n है, उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो हमें उस समतल कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व के मान को ज्ञात करना है। आपको इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, चुंबक में आपने पढ़ा कि अरे 8 त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान सदैव B = μ0/2 Ni/r के बराबर होता है। ऐसा आप चुंबक में पढ़ चुके हैं। अगर हम मान के चले कि उस समतल कुंडली का क्षेत्रफल A है तो कंफर्म है कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान phi = B × A के बराबर होगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू का मान हो गया, B की वैल्यू का मान है μ0/2 Ni/r और एक कुंडली का एरिया होगा जिसका मान होगा πr²। तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान phi = ये हो गया μ0/2 Ni/r। ये हो गया कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान। हमें निकालना है इस कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान। अभी आप इसके पहले पढ़ चुके, किसी कुंडली के लिए n phi = Li या L = n phi/I। अगर हम यहाँ पर इस फार्मूले में phi की वैल्यू रखें तो कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का मान n/I और phi की वैल्यू है μ0/2 Ni/r। यहाँ से I से I कैंसिल हो गया तो ये स्वप्रेरण गुणांक का मान हो गया L = μ0/2 n²r। इस फार्मूले का उपयोग करके हम किसी 8 त्रिज्या की समतल कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अगला है लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। हमने मान लिया कि हमारे पास L लंबाई व A क्षेत्रफल की लंबी बाइक्रोड प्रणालिका है। तो अगर उस प्रणालिका में धारा प्रवाहित की जाए तो कंफर्म है उस प्रणालिका के अक्ष पर या उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान B = μ0 Ni/L के तुल्य होगा, जहां पर L है बाइक्रोड प्रणालिका की लंबाई, I है प्रणालिका में बहने वाली धारा और N है सटे हुए फेरों की संख्या। तो प्रणालिका के अक्ष पर प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान B = μ0 Ni/L के तुल्य होता है। ऐसा आप पिछले चैप्टरों में चुंबक में पढ़ चुके हैं। यदि इस प्रणालिका का क्षेत्रफल A हो तो इस प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान phi = B × A के तुल्य होगा। तो इसकी वैल्यू का मान हो गया μ0 Ni/L × A। ये हो गया प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान।
हमें इस प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व या स्वपीड़न गुणांक का मान ज्ञात करना है और स्वपीड़न गुणांक का फॉर्मूला होता है L = N⁵/I। तो यहाँ पर इस वैल्यू का मान रखा तो ये हो गया स्वप्रेरकत्व L = ये हो गया N/I और ये हो गया μ0/L NIA। यहाँ पर I से I कैंसिल हो गया तो इसके स्वप्रेरकत्व का मान हो गया L = μ0 N² A/L। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम किसी वायुक्रोट लंबी प्रणालिका के स्वपीड़न गुणांक या स्वप्रेरकत्व के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम ऐसा मान के चलें कि जो हमारी प्रणालिका है वो म्यू चुंबकशीलता की किसी क्रोट पर लिपटी है तो इसके स्वप्रेरकत्व का मान L = μ N² A/L के तुल्य होगा। यहाँ पर म्यू लिपटे हुए पदार्थ की चुंबकशीलता है। इन फॉर्मूलों का उपयोग करके हम किसी लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अगला है किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। आपको पता है कि यदि हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो धारा के बढ़ने का विरोध करता है। इस विरोध के फलस्वरूप कार्य करना पड़ता है और उस किए गए कार्य के तुल्य ऊर्जा बैटरी के द्वारा क्षय होती है। यह ऊर्जा उस कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है जिसे कुंडली की संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लिया कि किसी कुंडली में अल्प आवेश dq प्रवाहित किया गया तो अल्प आवेश प्रवाहित करने में किए गए अल्प कार्य का मान dw = -E × dq के तुल्य होगा। चूंकि आपको पता है प्रेरित विद्युत वाहक बल E = -L dI/dt, ऐसा भी आप पढ़ चुके। अगर इस E की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो अल्प आवेश dq प्रवाहित करने में अल्प किए गए कार्य का मान dw = E की वैल्यू का मान हो गया -L dI/dt × dq के तुल्य हो गया। ये हो गया अल्प किए गए कार्य का मान dw प्लस यहाँ पर dq/dt ये हो गया L dI × dq/dt। और आपको सबको पता है प्रवाहित धारा का मान I = dq/dt के तुल्य होता है। तो dq/dt की वैल्यू का मान I हो गया तो अल्प आवेश प्रवाहित करने में किए गए कार्य का मान dw = LI/dI के तुल्य हो गया। मान लिया धारा को अपने अधिकतम स्थायी मान I0 तक पहुंचने में कुल किए गए कार्य का मान W हो तो कुल किए गए कार्य का मान W = (0 to I0 dW) के तुल्य होगा। यहाँ पर इसका समाकलन कर दिया, ये हो गया 0 to I0 और इसकी वैल्यू का मान है LI/dI। यहाँ पर L कुंडली का स्वप्रेरकत्व कांस्टेंट है और I का समाकलन I² होगा। तो इसका समाकलन करने पर कुल किए गए कार्य का मान L ये हो गया I² और इसकी लिमिट है 0 to I0। अगर इसकी हम लिमिट का मान रखेंगे तो कुल किए गए कार्य का मान W = ½ LI0² के तुल्य हो गया। किसी कुंडली में अधिकतम स्थायी धारा I0 प्रवाहित करने पर कुल किया गया कार्य इस कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान U = ½ LI0² के बराबर होगा। इस फॉर्मूले का उपयोग करके किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा के मान को ज्ञात किया जा सकता है। अगला है प्रेरकों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोग। मान लिया कि हमारे पास L1 L2 प्रेरकत्व की दो कुंडलियां हैं। इन कुंडलियों को क्रमशः श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमें निकालना है कि इनके तुल्य स्वप्रेरकत्व का मान कितना होगा। फर्स्ट है इसका श्रेणी क्रम। हमने मान लिया L1 L2 प्रेरकत्व की दो कुंडलियों को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और इनमें प्रवाहित धारा का मान
आई है। आपको पता है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, तो कंफर्म है पहली कुंडली से वर्ग फ्लक्स का मान phi1 इक्वल टू L1I के तुल्य होगा। अभी आप पढ़ चुके हैं किसी कुंडली से वर्ग कुल फ्लक्स का मान N5 इक्वल टू Li, तो पहली कुंडली से वर्ग फ्लक्स का मान phi1 इक्वल टू L1I हो गया। दूसरी कुंडली से वर्ग फ्लक्स का मान phi2 इक्वल टू L2 इंटू I के तुल्य होगा। अगर दोनों कुंडलियों का कुल फ्लक्स phi हो तो phi इक्वल टू phi1 प्लस phi2। यदि दोनों कुंडलियों का श्रेणी क्रम में तुल्य स्वप्रेरकत्व का मान L हो तो निश्चित है phi इक्वल टू Li इक्वल टू L1I प्लस L2I। यहाँ से I आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया तुल्य स्वप्रेरकत्व का मान L इक्वल टू L1 प्लस L2। तो यहाँ पर याद रखें कि श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व के प्रेरकों के स्वप्रेरकत्व का मान तुल्य स्वप्रेरकत्व का मान उन दोनों के अलग अलग प्रेरकत्व के योग के बराबर होता है, अर्थात श्रेणी क्रम में स्वप्रेरण गुणांक का मान बढ़ जाता है। नंबर 2 है इन प्रेरकों का समांतर क्रम संयोग। यदि L1 L2 प्रेरकत्व की दो कुंडलियों को एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इनमें बहने वाली धाराएं क्रमशः I1 I2 व कुल धारा का मान I हो तो निश्चित है I इक्वल टू I1 प्लस I2 के तुल्य होगा। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं DI अपॉन DT इक्वल टू DI1 अपॉन DT प्लस DI2 अपॉन DT। आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि L प्रेरकत्व की कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरक विद्युत वाहक का प्रथम फार्मूला E इक्वल टू माइनस L DI अपॉन DT के तुल्य होता है। इस फार्मूले के अनुसार इन दोनों कुंडलियों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रेरक विद्युत वाहक बल E का मान समान होगा। तो अगर यहाँ से हम DI अपॉन DT की वैल्यू निकालें तो DI अपॉन DT की वैल्यू का मान माइनस E अपॉन L के तुल्य होगा। पहली कुंडली के लिए DI1 अपॉन DT की वैल्यू का मान माइनस E अपॉन L1 होगा और दूसरी कुंडली के लिए DI2 अपॉन DT की वैल्यू का मान माइनस E अपॉन L2 होगा। अगर ये सारे वैल्यूज के मान यहाँ पर रखें तो ये हो गया आपका माइनस E अपॉन L इक्वल टू माइनस E अपॉन L1 माइनस E अपॉन L2 और यहाँ से आपका आ गया 1 अपॉन L इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। इस फॉर्मूले का उपयोग करके समांतर क्रम में प्रेरकों के टोटल स्वप्रेरकत्व के मान को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया कि श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व का मान बढ़ता है और समांतर क्रम में प्रेरकत्व का मान घटता है। खत्म कर दोगे अगर ये बेटियां, कोख में ही खत्म कर दोगे अगर ये बेटियां, कैसे नस्लें बढ़ सकेंगी मार कर ये बेटियां, कोख में ही खत्म कर दोगे अगर ये बेटियां। शेर सुनिएगा। सोने चांदी की तरह तकदीर को चमकाएगी, सोने चांदी की तरह तकदीर को चमकाएगी, बदनसीबी को तुम्हारी मांझ कर ये बेटियां, कोख में ही खत्म कर दो
से सुनिएगा। सर उठा कर फक्र से देखो इन्हें आकाश में, सर उठा कर फक्र से देखो इन्हें आकाश में। आज कल जाने लगी है चांद पर ये बेटियां, कोख में ही खत्म कर दोगे अगर ये बेटियां। बेटियों को बोझ बस्ते का तो दे कर देखिए, बेटियों को बोझ बस्ते का तो दे कर देखिए। देखना जाएंगे के दिन काम पर ये बेटियां, कोख में ही खत्म कर दोगे अगर ये बेटियां, कोख में ही खत्म कर दोगे अगर ये बेटियां। घर से बाहर कर दिया बेटों ने तो पछता रहा, घर से बाहर कर दिया बेटों ने तो पछता रहा। क्यों नहीं लाया खुदा से मांग कर ये बेटियां, कोख में ही खत्म कर दोगे अगर ये बेटी। खिलौनों का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में खेलते हुए वो बच्चे आते हैं जो खिलौनों को पाकर खुश हो जाते हैं। लेकिन ये इसका एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष वो है जो खिलौने बनाते हैं और उनके पेट की आग भी इसी से ठंडी होती है। उनके बच्चों के चेहरों पर भी खुशी इन्हीं खिलौनों के कारण है। भारत में लकड़ी और मिट्टी से बने खिलौने हमेशा से बच्चों को आकर्षित करते रहे हैं। ये खिलौनों का दौर एक लंबे समय से चला आ रहा है। ये खिलौने ऐसे हैं जिनके संपर्क में आने से बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता। ये प्रकृति ने जो हमें उपहार में दिया है उसी से तैयार किए जाते हैं। इसके कारीगर हमें गांव गली में मिल जाते हैं जो खिलौनों को तैयार कर आपके घर के बच्चों को खुश करते हैं। ये खिलौनों के कारीगर अपना जीवन इसी से चलाते हैं। झांसी हो, चित्रकूट हो, वाराणसी हो या आजमगढ़, इसके अतिरिक्त भी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में खिलौने बनाए जाते हैं। देश के बने ये खिलौने देश और दुनिया के कई हिस्सों तक जाते थे। लकड़ी की कारीगरी ऐसी कि लोग देखते रह जाते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इस कारीगरी के कायल हैं। ये कारीगरी भी पारंपरिक रूप से इन लोगों को मिली है। मनमोहक खिलौनों की दुनिया की एक अलग नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। बजट में क्या कुछ प्रावधान कृषि क्षेत्र के लिए किए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ बड़े उपाय किए गए हैं, क्या कुछ सौगातें दी गई हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे।
चर्चा में आज हम जानेंगे कि बजट 2021 में गांव के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए क्या कुछ नया मिला है, किस तरीके से बदलाव होगा। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है इस चर्चा में चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर M.K. अग्रवाल जी, जाने माने अर्थशास्त्री, और प्रेम शंकर मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों लोगों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अग्रवाल जी आपके पास आएंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र भी किया है बजट आने के बाद, जब वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि कृषि के लिए बहुत कुछ किया गया है। किस तरीके के बदलाव आप देखते हैं आने वाले समय में, जो जरूरत थी देश में, उनके अनुरूप इस बजट में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं कृषि को लेकर? देखिए, जो कृषि को लेकर के, कृषि के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, यहाँ पर उद्देश्य जो रखा है प्रधानमंत्री जी ने, वो है कि आमदनी दोगुना करना। ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तमामों कार्यक्रम पिछले 6 वर्षों से 7 वर्षों से हो रहे हैं। और वर्तमान बजट जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं 2021-22 का, अगर हम इसको देखते हैं तो 6 पिलर आधार स्तंभ जिसको लेकर के वित्त मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो आधार स्तंभ है वो है कृषि सुधार, क्योंकि आज जिस स्थिति में कृषि है हम लोग उस स्थिति में आगे नहीं ले जा पाएंगे। उसे सुधार की आवश्यकता है। समय के हिसाब से चीज़ें बदलनी चाहिए और उसमें सबको फायदा होना चाहिए, क्योंकि जो पहले की स्थिति थी कृषि की, वो उस कृषि से लोगों को सामान तो उपलब्ध हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन किसानों को उसके बदले में जो मिलना चाहिए था वो चीज़ नहीं मिल पाया। ना तो उनकी आमदनी बढ़ पाई, ना उनके बारे में जो है बहुत ज़्यादा बातचीत हुई। एक यथास्थिति में, जड़ता में उनको छोड़ दिया गया था। तो उससे बाहर निकालने के लिए कि कैसे हम कृषि को आगे ले जा सकते हैं, उसको करते हुए ये सब प्रयास किए गए हैं। और अगर मैं कहूँ तो कृषि को अब व्यापक रूप में देखा जा रहा है, विविधीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि सुधार के क्या पैमाने हैं वो भी मैं बताता हूँ। विविधीकरण यानी कि हम केवल गेहूं, चावल और दाल तक सीमित ना रहें, हम अन्य फसलों की तरफ बढ़ें। अन्य जैसे इसमें आप देखें तो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन की तरफ बढ़ें, मत्स्य पालन की तरफ बढ़ें, और जो हर्बल मेडिसिन हैं उनकी तरफ बढ़ें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ें। ये सारी चीजें जो हैं कृषि सुधार की तरफ है। फिर उसमें उत्पादन तकनीक में सुधार की भी चर्चा की गई है। साथ ही ये किया गया है कि इनकी मार्केटिंग कैसे हो। उत्पादन हो जाता है, सबसे बड़ी चुनौती जो पिछले 3-4 दशकों में बनी हुई है कि कृषि पदार्थों की, चाहे कोई भी हो, जितनी चर्चा हमने की, इनकी मार्केटिंग कैसे हो, उसका लाभ किसान को कैसे प्राप्त हो, इस ओर भी चेष्टा की जा रही है, जो कि महत्वपूर्ण। बिल्कुल, ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रेम, किस तरीके से देखते हैं इस बार किसानों को कर्ज लेने के लिए राशि भी बढ़ाई गई है, कृषि क्षेत्र में बजट जो बढ़ाया गया है, आप देखते हैं जरूरतें पूरी होंगी कृषि की? बिल्कुल, मैं डॉक्टर अग्रवाल की बात आगे बढ़ाना चाहूँगा। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रेखांकित किया है। आमतौर पर जब हम कृषि अर्थव्यवस्था की या कृषि विकास की बात करते हैं और बजट में कृषि की तस्वीरों को या चेहरों को देखते हैं, तो एक सामान्य अपेक्षा कर्ज माफी या सब्सिडी तक सीमित रह जाती है। लेकिन इस जो बजट का स्वरूप है, जो बजट का प्रकार है, वो कृषि में बुनियादी ढांचे के विकास की बात करता है। इस बुनियादी ढांचे का विकास इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो बात कर रहे हैं, सरकार बात कर रही है, या जो सामान्य अपेक्षा है कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए कदम, निश्चित तौर पे तो जिसकी ओर डॉक्टर अग्रवाल ने इशारा किया कि हम गेहूं, दाल या धान की जो परंपरागत, या गन्ने को भी ले, जो 2-3 कैश क्रॉप है, अगर इन तक ही सीमित रहेंगे तो उसका एक दायरा सीमित है और किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती। दूसरी बात है, अधिक उत्पादन के अवस्था में उनके दाम नहीं मिल पाते और दूसरे की तरह के संकट खड़े हो सकते हैं। इसलिए जो कृषि का विविधीकरण है वो जरूरी है। कृषि का जो संबद्ध क्षेत्र है उसका विकास जरूरी है और उस दिशा में इस बजट में फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है कि हम बार बार सुनते हैं कि किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल पाता है। उनकी उपज का मूल्य कब मिलेगा? जब विपणन मार्केटिंग की व्यवस्था अच्छी हो। इसीलिए आप देखिए इस बजट में ई नाम जो है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मिशन है जो मंडियों को का, उसके नेटवर्क से कम 1000 मंडियों को जोड़े जाने की बात की गई है।
जो किसानों को ऋण देने की बात है, जो फसली ऋण होते हैं या जो मौसमी ऋण होते हैं, जिससे उनके पास अपनी खेती के लिए, अपने कृषि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी पूंजी उपलब्ध हो सके, उसके लिए भी फोकस किया गया है। 15 करोड़ से इस बार 16.5 करोड़ किया गया, 10% बढ़ाया गया है, तो जिससे एक बड़ा कवरेज किसानों को मिल सके योजना के तहत। तो कुल मिला के एक व्यापक सुधार की बात जो है बजट में सुधार की बात की गई है, जो बुनियादी जरूरतों को ये सुधार करने की बात, सुधार उस तरह के हैं कि केवल हाथ में सरकारी सुविधाओं का पैसा ना आए, आप आत्मनिर्भर बने, कृषि में विकास होके आप स्वरोजगार की ओर अपने कृषि को आमदनी में बदल सकें। जो केवल पेट भरने या भोजन तक ही सीमित है, वो आपकी जो अन्य जरूरतें हैं, आपकी उन्नति हो, आपका डेवलपमेंट जो हो, आपकी किसान कृषि आपकी आय से जुड़ सके, उसके लिए एक व्यापक पहल की कवायद। बिल्कुल हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे इस महत्वपूर्ण विषय पर, लेकिन हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द ही लौटते हैं हम। सीमा, सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल रखना। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। डॉक्टर अग्रवाल जी, कृषि क्षेत्र की जो बुनियादी जरूरतें हैं, आधारभूत जरूरतें हैं, उनको लेकर सरकार ने इस बार सेस लगाया हुआ है, उपकर लगाया हुआ है। उसे सरकार का कहना है कि इससे जो भी बुनियादी जरूरतें होंगी वो पूरी की जाएंगी। लेकिन एक बहुत ही खास बात रही कि इसका अतिरिक्त बोझ जनता पे नहीं डाला गया है। वो सरकार अपने करों को कम करके उससे भरपाई करेगी उसकी। किस तरीके से देखते हैं आप कि कितना बड़ा ये जो कदम होगा? कृषि का विकास करना है, वो जैसे प्रेम शंकर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सब्सिडी वाला दौर गया, या हम उनको थोड़ी बहुत फौरी राहत दे दें, वो आत्मनिर्भरता की ओर नहीं ले जा सकते। तो जो सेस की बात है, सेस की एक विशेषता मैं सबको क्लियर कर दूं, सेस वो होता है जो किसी खास मकसद के तहत लगाया जाता है। यहाँ पर यदि हम लगा रहे हैं खास मकसद से, तो इससे जो भी वसूली होगी वो केवल कृषि के विकास पर ही खर्च किया जा सकता है, अन्यत्र 1 रुपए भी खर्च नहीं किया जा सकता। यानी कि एक कमिटेड फंड वहां के लिए आ रहा है। अब वहां आवश्यकता क्या है? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? कृषि की 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। एक महत्वपूर्ण चुनौती क्या है कि उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है। जैसे आप पानी देखें, 20 फीट वाला पानी पिछले 30-40 साल में 200-300 फीट चला गया है। ठीक, जो उपज हमको लेनी थी उसके लिए यूरिया, आजकल यूरिया खाद का मतलब यूरिया पर्याय बन गया है, तो उससे जो है हमारी जमीन भी बंजर हो रही है और लगातार यूरिया की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, पेस्टिसाइड्स बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, सोलर पंप पर विशेष ध्यान है। जो क्लीन एनर्जी की बात करी है प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से, तो क्लीन एनर्जी होगा तो इससे निश्चित तौर पर कृषि की लागत घटेगी, उत्पादन लागत घटेगी। दूसरा, हम ऑर्गेनिक की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तीसरा, यदि हम देखें, बहुत अनटैप्ड हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मत्स्य पालन हमारे यहाँ के बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल वाला, क्षमता वाला एक क्षेत्र है जो छूटा हुआ था। उस पर अगर देखें तो 5 महत्वपूर्ण उन्होंने हार्बर साउथ इंडिया में, उन्होंने कोस्टल एरिया में डेवलप किया। इसके एक्सपोर्ट की तमाम हैं और जबरदस्त तरीके से रोजगार होगा। यानी कि जहां जैसी आवश्यकता वहां वैसा उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। दूसरा, अब महत्वपूर्ण बिंदु यह आता है, किसानों को जानकारी कैसे हो। एक बड़ी पुरानी बात ये चली आ रही है कि मार्केट में क्या रेट है किसान को पता नहीं। अब किसान अगर एक ऐप से जुड़ता है, दूरदर्शन भी देखिए एक किसानों के लिए चैनल चलाता है स्पेशल, तो उनको पता है कहाँ पर क्या रेट चल रहा है। अगर ई मंडी है, जिसकी ओर अभी बहुत स्पष्ट रूप से बताया प्रेम शंकर जी ने, तो तुरंत आज मान लीजिए दाम बढ़ा, जैसे शेयर बाजार के लोग क्या करते हैं, कल 150 का शेयर था, आज 180 का हो गया, लोग तुरंत बेच लेते हैं 2 सेकंड में। उसी तरह से इनाम जैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं।
ऐसा नहीं, एपीएमसी को भी मजबूत करने की बात है। यानी कि हर तरह की मंडी को मजबूत करना, किसानों की नेटवर्किंग को बढ़ाना, जिससे उनको की उत्पादन का व्यापक लाभ मिल सके। बिल्कुल, ऐसा ना हो कि वो उनको 2 रुपए का प्याज उनका दाम मिल रहा है, मार्केट में 70 का बिक रहा है, ये 68 रुपया कहाँ गया। उनको बिचौलियों को दूर रखना। कुल मिलाकर ना उत्पादक को लाभ हुआ ना उपभोक्ता को हुआ, तो दोनों को लाभ होना चाहिए, तब मार्केट बेहतर होगा, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। जी प्रेम, ऑपरेशन ग्रीन का दायरा बढ़ेगा इस बार। अब 22 कृषि उत्पादों को इसमें शामिल किया गया है। तमाम ऐसी चीजें थी जो खराब हो जाती थी, तमाम उत्पाद, तो इसे देखते हैं आप कि इसके मद्देनजर किसानों को इससे फायदा होगा। बिल्कुल, ये जो योजना है ऑपरेशन ग्रीन योजना, ये लॉकडाउन के दौरान किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की गई थी, और उसमें अभी तक आलू, टमाटर और प्याज ही शामिल था। लेकिन हम जानते हैं कि अगर आप पूरा जो सब्जी है या सब्जी के साथ साथ आप जो डेयरी के उत्पाद हैं या जो पशुधन या मत्स्य के उत्पाद हैं, तमाम ऐसे उत्पाद हैं जो बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं, और ये कृषि से जुड़ा हुआ एक बड़ा क्षेत्र है। तो अब इसमें जो 22 फसलें शामिल हो जाएंगी, 22 नए उत्पाद शामिल होंगे, तो उसका एक निश्चित तौर पे व्यापक फायदा है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिस क्षेत्र में जिस फसल की विशिष्टता होती है, अगर उस क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वहाँ पे भंडारण के लिए वो सब्सिडी देती है, प्रोत्साहित करती है। तो अब ऐसे में जो किसानों की कच्ची फसलें हैं, जो 1 दिन 2 दिन में जल्द खराब होने वाली फसलें हैं, उनको निश्चित तौर पर उनका संरक्षण हो सकेगा। वो ज्यादा दिन तक, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक अगर उसका भंडारण होगा, तो उस पर उनको निश्चित तौर पर उसका बेहतर मूल्य मिल सकेगा। और जो फसल खराब होने के नाते घाटा होता था, जो सब्जी खराब होने के नाते घाटा होती थी, उससे उनकी बचत होगी। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी बात, अभी जो मंडियों की बात कर रहे थे आप, ये देखिए कि आज की तारीख में 1,68,00,000 किसान ई नाम से रजिस्टर्ड हैं। मैं ये आंकड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी हम तकनीक की बात करते हैं, हम डिजिटल की बात करते हैं, ऐप की बात करते हैं, ई की बात जो हम कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, तो हम तुरंत एक सवाल उठता है कि अरे हमारे किसान कहाँ से। हमें ये किसानों को इतना बुनियादी समझ से दूर समझना बंद करना होगा। वो बड़े आराम से वो ऐप चलाना, डिजिटल चलाना जानते हैं, और करीब 1,68,00,000 किसानों का पंजीकरण ये बताता है। इसको बड़े पैमाने पर विस्तार दिए जाने की तैयारी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो किसान सम्मान निधि किसानों को दी जा रही है, उसका भी दायरा करीब 40% और बढ़ाए जाने की तैयारी है। तो एक व्यापक कवरेज किसानों के लिए होगा। वो छोटी सी जो धनराशि है वो लघु सीमांत किसानों के लिए, भूमिहीन किसान जो बधिया बटैया पे खेती करते हैं, उनके लिए बेसिकली वो इनपुट कास्ट का काम करती है। उनके लिए उस बहुत बड़ी जरूरत है। एक सामान्य खेती के समय जो उनकी बीज की या उन्हें एक संबल प्रदान करती है, वो पूरी कर देती है। बिल्कुल, तो एक बड़ा फायदा उसका भी होगा। बिल्कुल, इन सब फायदों पे आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम जल्द ही लौटते हैं चर्चा में। सीमा, सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल रखना। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। डॉक्टर अग्रवाल जी, इस बार बजट में वित्त मंत्री ने MSP के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है और APMC को और सशक्त बनाने की बात कही। उन्होंने सिलसिलेवार आंकड़े भी दिए कि 12-13 में क्या था और लगातार किस तरीके से MSP पर सरकार में काम किया गया, और सरकार का एक बड़ा जो है कोष किसानों के लिए दिया गया। देखिए, MSP क्या है, अगर हिंदी में मैं इसको समझाऊं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका जो ओरिजिनल उद्देश्य था वो था कि किसानों की अपनी लागत कम से कम वसूल हो जाए, उनको घाटा ना हो, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य था। अगर उससे कम पर मार्केट में बिक रहा है तो यहाँ सरकार को बेच लें। लेकिन इधर 6-7 सालों में बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन, MSP का कॉन्सेप्ट ही बदल गया है। अगर इस आंदोलन को भी देखें तो MSP को लेकर के लोग लालायित हैं। 3 तरह से आप देखिए MSP में परिवर्तन हुआ है, जिसकी ओर वित्त मंत्री जी ने कहा है। नंबर 1, MSP के अंतर्गत दरें बढ़ी है बहुत तेजी से, 1.5 गुना करने का प्रस्ताव है। 1.5 गुना पीछे का नहीं,
उनकी लागत का 1.5 गुना करने का प्रस्ताव है, जिससे वो वापस उनको लाभ मिल सके। नंबर 1। नंबर 2, किसान जो इसके तहत बेचते थे उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं, आंकड़े सबके पास है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जितनी खरीदारी होती थी उस खरीदारी में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे किसानों को उसका मिल रहा है, लाभ मिल रहा है और आसानी से वो बेच पा रहे हैं। अब मैं बताता हूं एमएसपी के जो इसमें क्वालिटेटिव चेंज आया, महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन आया। यदि 1.5 गुना किया जाता है लागत का, तो अब एमएसपी का कॉन्सेप्ट ही बदल गया। जो मूल कॉन्सेप्ट हम लेकर के चले थे, यानी कि एक लाभ, अब ये इसको मत कहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, अब इसको कहना चाहिए लाभकारी समर्थन मूल्य है। तो इसका कॉन्सेप्ट बदलता चला जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सरकार की एक मर्यादा है। पूरे किसानी के होने वाले फसलों को सरकार नहीं खरीद सकती। यदि सरकार खरीदती है बहुत एक निश्चित उसके बाद, तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था पर उसके विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बहुत दिनों तक वो नहीं चल पाएगा। इसी बीच सरकार की जो रणनीति में बार बार कह रहा हूं, ये है कि छोटे किसान, मझोले किसान या बड़े किसान अपनी फसल को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करें। कोई आवश्यकता नहीं है कि हम केवल गेहूं धान करें। अब वहां पर मान लीजिए हर्बल प्रोडक्ट है, वो करें। बिल्कुल, उन तो सब चीजों को लाभकारी किसानी की तरफ बढ़ना उसकी चाहिए। ओर आगे बढ़ेंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी कृषि उत्पाद संगठनों की। एफपीओ का दायरा बढ़ाने की सरकार ने बात कही है। प्रेम, किस तरीके से देखते हैं दूरगामी परिणाम आएंगे इससे? नहीं, देखिए एफपीओ के प्रयोग बहुत से जगहों पे हुए हैं और बहुत ही सफल प्रयोग रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेके एक बड़ा भ्रम पैदा किया जाता है कि जैसे ही एफपीओ की बात आती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आती है, तो एक ऐसा है कि किसान को दबा लिया जाएगा, दबोच लिया जाएगा, उसका शोषण होगा, इस तरह की एक भूमिका बनाई जाती है। लेकिन जो पहले कृषि कानून आए हैं और जो बजट में भी चर्चा हुई, उसमें बहुत साफ तौर पे कहा गया है कि उसकी जो नियम और शर्तें हैं वो किसान और दूसरे संगठनों के बीच जो है साझा वार्ता में और न्यूनतम समझौते के आधार पर ही तय होंगे। जो एफपीओ का कॉन्सेप्ट है, इसमें सबसे बड़ी बात, इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि अब हम जैसे उत्तर प्रदेश की ही बात करें, हमारे 86% किसान लघु और सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं। अब और कोई व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं, तो अगर उनके पास छोटी छोटी जोतें हैं, तो उनसे न कोई कंपनी जुड़ेगी, न वही किसी लाभकारी फसल को बो सकेंगे और उससे कोई फायदा हो सकेगा। एफपीओ बनने का फायदा ये होता है कि 100 से अधिक, कम से कम 100 किसान जुड़ते हैं, तो छोटी बड़ी जोतें मिलकर एक बड़ा दायरा तैयार हो जाता है। दूसरा, उसको सरकार सब्सिडाइज कर देती है, उनके लिए कृषि ऋण मिलना सुविधाजनक हो जाता है और किसी बड़े पैमाने पे किसी भी व्यावसायिक फसल का उत्पादन करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें सबकी भागीदारी होती है। तो कोई तकनीक के स्तर पे, खाद के स्तर पे, फसल की गुणवत्ता के स्तर पे, उत्पादन के स्तर पे, पूंजी के स्तर पर, व्यापार और बाजार के स्तर पर, हर स्तर पर एक समन्वित प्रयास होता है। अनुभव साझा होते हैं। तो एफपीओ एक बड़ा, मैं मानता हूं कि एक महत्वपूर्ण प्रयास है, खासकर लघु सीमांत किसानों के लिए, क्योंकि अगर आप पूरे कृषि सेक्टर को आप देखें तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ बहुत बड़े किसान हैं जिनकी संख्या 10 से 15% है, और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो पूरी एमएसपी की खरीद है उसमें वो 10-15% किसानों का नेटवर्क बहुत हिस्सेदारी बहुत ज्यादा मजबूत है और 80 से 80 हमारे लघु और सीमांत किसानों को इन सब चीजों की जरूरत पहुंच नहीं पाते, उन्हीं जरूरतों को पूरा करने की बात कही गई है। बिल्कुल, हमें एक छोटा सा ब्रेक और लेना होगा। ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं हम चर्चा में। सीमा, सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल रखना। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। डॉक्टर अग्रवाल, कृषि के साथ साथ उससे जुड़े जो काम है, पशुपालन हुआ, मछली पालन हुआ, इन सबको बढ़ाने पर खास प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल हैं, काटन कृषक हैं, उनके लिए इस बार आयात में जो वृद्धि की गई है, तो घरेलू जो हमारे किसान हैं उनको उसका उचित मूल्य मिल सके, वो अवसर मिल सके। आप देखते हैं उससे ज़्यादा उनको सुगमता होगी आने वाले समय में। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया था। जी, और
इसीलिए जैसे आप कह रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि किसानों को एक्सपोर्ट करने की भी इसमें काफ़ी सहूलियत है, ई नाम के माध्यम से या अदरवाइज एक्सपोर्ट फैसिलिटी भी है। कॉटन के बारे में विशेष हुआ कि इम्पोर्टेड कॉटन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई, जिससे कि हमारे जो घरेलू कॉटन है उसकी मांग बढ़ सके और उनको उसका लाभ मिल सके। एक बात ये हो गई। दूसरा, मत्स्य पालन की जो बात कही है, हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं। पशुपालन, मत्स्य पालन और पशुपालन को हम लोग केवल दूध तक सीमित ना रखें। पशुपालन का जो अब नया एक पैमाना तैयार हो रहा है, इंटीग्रेटेड, यानी कि उनका जो है गौमूत्र हो तो, गोबर हो तो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाना, जिससे कॉस्ट कम हो। देखिए, किसानी की सबसे बड़ी वर्तमान किसानी की समस्या क्या है? कॉस्ट लगातार बढ़ती चली जा रही है। किसान उस इनपुट का कॉस्ट नहीं दे पा रहा है। उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, जमीन क्या कैसे बंजर हो रही है और कैसे उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है, या पर्यावरण नष्ट हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी कुठाराघात हो रहा है। तो यदि किसानी बेहतर होगी तो वहां पर वो इंटीग्रेट करके अपने स्टार्टअप्स लगा सकते हैं छोटे मोटे। क्योंकि मैं बताऊं कि जो किसानों की आय दोगुना करना है, उसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, किसानों के अपनी उपज का लाभ बेहतर मिलना। दूसरा, जो गैर कृषि कार्यों से उनको लाभ होता है, उन गैर कृषि कार्यों को और तेजी से बढ़ाना। यदि आप देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बुनियादी सुविधाएं काफी हद तक बढ़ा दी गई हैं, लेकिन कृषि की बुनियादी सुविधाएं अभी बाकी हैं। और इस बजट के साथ साथ एक चीज महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि ये राज्य का विषय है, तो राज्यों को बढ़कर के आना होगा। राज्य अपनी जिम्मेदारी को और बखूबी निभाएं, इसलिए इसके प्रेरणा का काम करेगा। मुझे लगता है इसका लाभ राज्य जरूर उठाएंगे। बिल्कुल प्रेम, अनेक सौगातें दी गई हैं। अगर सूक्ष्म सिंचाई योजना की बात करें तो 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं। ग्रामीण विकास की जो बुनियादी ढांचे के लिए 40,000 करोड़ का इंतजाम किया गया है। साथ साथ स्वामित्व योजना, जिसे हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि अगर आप गांव में हैं तो गांव के विकास को भी डेवलप करेंगे, जहां किसान रहता है उसको मजबूत करने के लिए ग्रामीण विकास पर भी खासा जोर दिया गया है। देखिए, ग्रामीण विकास का बजट पिछले साल की अपेक्षा करीब 25% बढ़ाया गया है। पिछली बार 30,000 करोड़ का बजट था, इस बार 40,000 करोड़ का बजट है। ग्रामीण भारत पर केंद्र सरकार का लगातार फोकस रहा है, और आप चाहे कृषि या संबद्ध योजनाओं की जो भी आप बात कर रहे हैं, इसका सीधा असर पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे, ग्रामीण विकास पर ही पड़ता है। क्योंकि अगर आय बढ़ेगी तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में निश्चित तौर पर सुधार होगा। आपने स्वामित्व योजना की ओर की इशारा किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अभी तो उत्तर प्रदेश दायरा बढ़ा दिया गया है, 6 राज्यों में कुछ जिलों तक लागू है, और 5-6 राज्यों में है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किया गया था और काफी अच्छे परिणाम मिले, तो इसका दायरा बढ़ेगा। निश्चित तौर पे आगे चल के सारे राज्य इसमें शामिल होंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आप सब कहीं न कहीं गाँव और तमाम उन स्थानों से जुड़े हुए हैं। स्थिति ये होती है, गरीब लोग होते हैं और खासतौर से उनमें लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनकी एक हैसियत तो होगी। ये सबके लिए देखिए, स्वामित्व योजना इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये अर्थतंत्र के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है, ये किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था के लिए इसका बहुत बड़ा रोल। सौहार्द की गांव में नाली पानी के विवाद, खेत खलिहान के विवाद, घर घरौनी को लेके इतने विवाद होते हैं, लेकिन स्वामित्व योजना में क्या होगा कि आपके पास हर उस कागज, आपकी जमीन के हर एक टुकड़े का कागज होगा। उसको अगर आपको बैंक लोन लेना है उसमें मदद मिल सकेगी। तो निश्चित तौर पे स्वामित्व योजना अपने आप में जब लागू हो गई, अपने पूरे मूल भाव में लागू होगी, तो ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा व्यापक परिवर्तन। बिल्कुल तमाम उपाय किए गए हैं जिनसे ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को और ज़्यादा उन्नति हो, वहाँ डेवलपमेंट हो। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और इसी उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम में कि आने वाले समय में हमारे किसान और उन्नति करेंगे, कृषि क्षेत्र में और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और जो ग्रामीण विकास है उसका दायरा और बढ़ेगा। हमारे कार्यक्रम में आज के बस इतना ही। नमस्कार।
किसी भी महिला को छेड़ना, स्पर्श करना या जबरदस्ती करना कानूनन और सामाजिक अपराध है। इसके लिए सख्त सजा का प्राविधान है। चंद मिनटों के कुकृत्य से पारिवारिक, सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है और कारावास, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी भोगना पड़ सकता है। ध्वनि या आवाज प्रकृति की एक अनुपम देन है। सारे जीव जंतुओं के लिए एक माँ जब अपने बच्चे की आवाज पहली बार सुनती है तो उसके कानों में एक मधुर रस सा घुल जाता है। आवाज या ध्वनि का एक निश्चित पैमाना होता है। इस निश्चित पैमाने से ही सुरीली और कर्कश आवाज की पहचान होती है। इस पैमाने से अधिक या कम आवाज को मनुष्य सुन नहीं सकता। आवाज की पिच हर्ट्ज में नापी जाती है। एक सामान्य मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं। आवाज की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है। मनुष्य 0 डेसिबल से लेकर 85 डेसिबल तक की आवाज सहज सुन सकता है। यही आवाज अगर 85 डेसिबल के ऊपर चली जाए तो शोर बन जाती है और अनेक बीमारियों का कारण बन जाती है। मशीनीकरण इंसान पर इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि इसका शोर इंसान को बहरा बना रहा है। इसके बावजूद हम सचेत नहीं हुए हैं और ऐसी मशीनों और हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। ऐड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा। आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को हंगामा करने पर किया गया दिन भर की कार्रवाई से निलंबित। चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल करेंगे उद्घाटन। चौरी चौरा को समर्पित एक डाक टिकट भी करेंगे जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया का बेंगलुरु में हुआ शानदार आगाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय एयर शो का किया उद्घाटन। भारत ने तकनीक के मामले में भी दिखाई अपनी ताकत। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ नियंत्रण संबंधी 146 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और 170 परियोजनाओं का शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, बाढ़ बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने पहली बार राज्य के इतिहास में किए हैं नए प्रयोग। नमस्कार, मैं